हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर देख सकते हैं पेड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चल रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैटिक जीके हो या आपकी मैराथन क्लासें हैं, साइंस की क्लासें, हिंदी की देखिए आपकी मैराथन आपको दे दी गई हैं और ऐसे यहाँ पर समय समय पर आपको मैराथन क्लासें भी कराते रहेंगे ताकि रिवीजन होता रहे। और आप लोग बीच बीच में जो आपका मॉडल पेपर है वो तो आप लोग डेली आपको मिलता है सुबह 11 बजे, ये मॉडल पेपर होता है। इसके बाद स्टैटिक जी की क्लास होती है ना। आज स्टैटिक जी की क्लास नहीं होगी, है ना। बाकी और जो आपकी क्लासें वो सभी आपको मिलेंगी। कल से आपकी पूरी क्लासें मिलने लगेंगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद सभी को, नमस्ते, जय हिंद सभी को, राम राम, खुश रहिए सभी को, नमस्ते। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सुपरफास्ट तरीके से, है ना। इस टेस्ट पेपर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और लाइट एड की वजह से थोड़ी सी क्लासें कम हो पा रही हैं, इस वजह से आपकी है, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है वेद का अर्थ क्या होता है। चलिए जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा वेद का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे सर वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, वेदों का जो संकलन करता है किसे कहा जाता है? वेदों का संकलन करता किसे कहते हैं? वेद व्यास को कहते हैं। ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि वेदों का जो संकलन किया वो किसने किया है, तो वेद व्यास ने किया है। याद रखिए, इसमें पॉइंट को नोट कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अलार कलाम कौन थे। अलार कलाम कौन थे, यहाँ पर 2 को ऑप्शन देना है। चलिए बताना है जवाब क्या होगा। पेड एग्जाम कब होगा, अब ये भी पता चलेगा कि भैया पेड एग्जाम कब होगा, पता नहीं है, सो से उठ रहे हो। चलिए, अल्लाह कलाम कौन थे। यहाँ पर देखिए 2 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये आपके किसके थे, ये बुद्ध के गुरु थे। दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर है। याद रखिएगा, ये बुद्ध के क्या थे, गुरु थे। दोस्तों इन्होंने ही इन्होंने दीक्षा लिया था और इन्होंने जो दीक्षा दिया था वो शून्यवाद का ज्ञान दिया था। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत इनमें से कौन था। जो चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, इनमें से कौन था। दोस्तों इसका आंसर देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो 3 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा, ये है आपका मेगस्थनीज। याद रखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत के रूप में भेजा था मेगस्थनीज को, है ना। तो इसका जो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर, जो कि सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग भैया, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन बताएगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। लाजवाब क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, है ना। देखिए 4 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका ऑप्शन आया है डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आईने अकबरी पुस्तक का लेखक इनमें से कौन था। दोस्तों बताना है, कह रहा आपसे आईने अकबरी पुस्तक के लेखक इनमें से कौन था। वीआईपी क्वेश्चन आपका आ गया है ना। हम इसी क्वेश्चन को वीआईपी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप 5 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल। दोस्तों याद रखिए, अबुल फजल इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करें, जो आईने अकबरी है 3 खंडों में है। कितने खंडों में है? 3 खंडों में। और इसका जो तीसरा खंड है वही है क्या, आईने अकबरी है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन था। भारत का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन था। क्वेश्चन नंबर 6 लॉक किया जाए। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा, बंगाल गजट जेम्स हिक्की के द्वारा आपका निकाला गया था। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों, आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और ये आपके 1780 में, कब? 1780 में ये हिक्की, अगस्त हिक्की के द्वारा ये अंग्रेजी भाषा में संपादित किया गया था। कौन सी भाषा में? तो ये आपके अंग्रेजी भाषा में था। दोस्तों याद रखिए, अंग्रेजी भाषा में था, याद रखिएगा। और इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, तो आपके कलकत्ता से होता था, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। दोस्तों याद रखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो रद्द किया था कब, तो आपके 1878 में। और ये भैया कौन है, ऑप्शन बनेगा 7 नंबर में, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है लॉर्ड रिपन। कौन है? लॉर्ड रिपन। दोस्तों याद रखिए, लॉर्ड रिपन। इसे लागू किया था लिटन ने और इसे समाप्त किया रिपन ने। तो इसका जो आपका आंसर है यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। और ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट होता क्या है, मतलब इसके अंतर्गत दोस्तों यह था कि जो जितने भी भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र थे, क्या जितने भी समाचार अपने भारतीय भाषा में प्रकाशित होते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया था, है ना। किसने? आपके लिटन ने। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1881 में, कब? याद रखिएगा कि 1881 में रिपन ने, दोस्तों यहाँ पर रिपन ने क्या किया था, रद्द कर दिया था, ठीक है ना।
ये 78 में लगाया गया था, ठीक है, ये 78 में लगाया गया था, यहाँ पर गलत हिसाब से मुझे लग रहा है, 78 में लिटन ने लगाया था और 81 में दोस्तों इसे समाप्त किया गया था, ठीक है, डेट पर ध्यान दीजिएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों जो ब्रह्म समाज है ना, जो कि 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर बनेगा, यहाँ पर आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भैया आप कहेंगे सर ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर सिद्धांत पर लागू था, अर्थात जो ब्रह्म समाज था वो एकेश्वर सिद्धांत पर विश्वास करता था। तो दोस्तों वो जो एकेश्वर थे वो आपके अद्वैतवाद थे, है ना, अद्वैतवाद जो थे वो एकेश्वरवाद पर विश्वास भी करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन देना है आपको, बी नंबर देना है। यहाँ पर ये जो आपके अद्वैतवाद वाले थे ये एकेश्वरवाद पर भी विश्वास करते थे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर अधिवेशन स्थल कौन सा था। दोस्तों यहाँ पर 9 को ऑप्शन लॉक करना है। अब आप बताएंगे कि सर कांग्रेस का 31वें नंबर का अधिवेशन था, इसमें से भाग लिया था, वह बंगाल का गवर्नर भी था। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 9 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, याद रखिएगा लॉर्ड विलिंगटन है, ये जो आपके हैं दोस्तों 1915 यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने वर्ष की, 6 वर्ष की सजा दी गई थी और ये 6 वर्ष की सजा दी गई थी लाला लाजपत राय को दी गई थी। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि आपके लाला लाज कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, रुकिए, यहाँ पर मात्रा गड़बड़ है क्या, सी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, इसका आंसर तिलक हो जाएगा। याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर जो आपके तिलक हैं, याद रखिए बाल गंगाधर तिलक जो आपके थे इन पर लगाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा इन पर लगाया गया था, राजद्रोह का केस लगाया गया था और ये 24 जून 1908 को 24 जून 1908 को लगाया गया था, याद रखिएगा। और इन्हें सजा दे गया था, कहां भेजा गया था, मांडले जेल में। कहां पर है, आपके मांडले जेल में इनको भेजा गया था। मांडले जेल कहां पर थी, तो आपके वर्मा में थी, ठीक है ना, मतलब आपके म्यांमार में थी। और वहां इन्होंने आर्कटिक होम ऑफ वेद और गीता रहस्य नामक पुस्तकों की रचना की थी, ठीक है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया गया है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है। दोस्तों देखिए अरावली जो आपकी पहाड़ी है और विंध्य श्रृंखला, इनके मध्य पूछा गया पठार कौन सा है। अब आप कहेंगे सर कौन सा पठार, तो ये है आपका मालवा का पठार। याद रखिए ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ए नंबर है, मालवा का पठार आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा, देखिए जो अरावली है ये दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड द्वारा आपका निर्धारित की जाती हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर की अगर बात करते हैं तो भारत का औसत समुद्र तल जो मापा जाता है चेन्नई के तट से। कहां से, चेन्नई, इसको ऑप्शन आपको लगाना है, आपको बी नंबर राइट करना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहां पर स्थित है। जवाब देते हुए चलेंगे, फटाफट जवाब देंगे, है ना। और पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बताइएगा महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहां पर स्थित है। 13 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 13 का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा जोग प्रपात, क्या हो जाएगा, जोग प्रपात, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कर्नाटक के शरावती नदी पर आपका स्थित है जोग जलप्रपात दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसे गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। चलिए बताइएगा कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर आपका स्थित है। 14 का ऑप्शन देना है। और लाजवाब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड है, सिलेबस पर आधारित ही मॉडल पेपर आपको मिलेगा। हमारे चैनल पर जो भी मिलता है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बहुत ऐसे चैनल है बिना सिलेबस के आपको मिलेगा, लेकिन हम आपको जो कंटेंट देते हैं बिल्कुल सिलेक्टेड आपका होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 14 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए कृष्ण नदी, जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये आपके कृष्ण नदी पर है। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं मानसून शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो आपकी कौन हुई है। मानसून जो उत्पत्ति है कौन सी भाषा से।
दोस्तों मौसिम एक भाषा आती है, मौसिम भाषा। ये मौसिम भाषा कहाँ से आई है? तो अरबी भाषा से आई है। तो अरबी भाषा के मौसिम से इसकी उत्पत्ति हुई है। मौसम का अर्थ होता है ऋतु। क्या होता है? ऋतु होता है, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। मतलब आपके पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई, लेकिन ये क्वेश्चन अभी आपका खत्म नहीं हुआ है और ना ही खत्म होगा, है ना। बहुत ही आईएमपी आपका है। तो दोस्तों यहां पर देखें कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है, लगभग सबका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां पर दोस्तों 16 नंबर का ऑप्शन लॉक करते हैं। आपका जवाब सी हो जाएगा। याद रखिए 1992 से लेके, अरे नहीं, 2012 से लेकर 2017 तक, ठीक है। ये जो आपका है, देखिए ये वाला आपको लगाना है 2012 से 17, ठीक है ना, क्योंकि सी जो है वो उल्टा हो गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा 12 से 17, है ना, क्योंकि 12 से लेकर 17 तक आपकी थी, 2012 से लेकर 17 तक आपकी थी। तो यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा, यहाँ पर 2012 से 17 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ऑप्शन कभी कभी आपको एग्जाम में भी देखता है। जैसे आप रेलवे एग्जाम में जाएंगे ना, तो भैया आपसे क्या करेगा, ए कहो ऊपर रख दे, कहो सी नीचे कर दे, कहो डी नीचे कर दे, कहो ए ऊपर कर दे, है ना। वैसे आपको यहाँ भी कंफ्यूज करने के लिए रख दिया जाता है। और हम पढ़ाते समय कभी कभी बिल्कुल यूपीएससी के ताल में चले जाते हैं। तो याद रखिए 2012 से लेके 2017 वाला जो आपका आंसर है आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। बताइएगा कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो की गई वो आपकी कब की गई थी। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन हर बार बनता है। याद रखिएगा यहां पर जो आपका आंसर है 17 नंबर में वो ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा 6 अप्रैल 1948, 6 अप्रैल 1948 आपका राइट आंसर है हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया था। तो दोस्तों यहां पर देखो क्या शब्द दिया है, फोकस करिएगा। कह रहा है कि किस चीज का अंश कम हो गया था। तो भैया आप ही बताइएगा, जब गेहूं ज्यादा होगा, लोग गेहूं धान ज्यादा बो रहे थे, तो भैया जो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर 18 नंबर में वो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, जो आपका दलहन था और मोटा अनाज था, है ना। याद रखिएगा दलहन मोटे अनाज, है ना, इनका अंश कम हो गया, क्योंकि भैया गेहूं का उत्पादन ज्यादा हो रहा था तो ये लोग इसको कम करने लगे, है ना। तो आपके मोटे अनाज और खाद्यान्न जो आपके हैं दलहन वगैरह कम हो गए थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, और आप कहेंगे सर ये आपका संबंधित है दुग्ध क्रांति से। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। वर्गीज कुरियन के द्वारा 1970 में इसकी शुरुआत आपकी हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा अगर एक पॉइंट पूछे कि कपास क्रांति ये रजत फाइबर क्रांति है, रजत फाइबर क्रांति, रजत फाइबर क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो 2002 से हुई थी और यह क्रांति कपास से संबंधित है। नोट करिएगा, रजत फाइबर क्रांति की शुरुआत 2002 से हुई और ये कपास से संबंधित है, याद रखिएगा। पीली क्रांति तिलहन से है, मत्स्य पालन आपके नीली क्रांति है। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1 जनवरी 1995 को किस संगठन की स्थापना हुई। डबल स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन में, यहां से क्वेश्चन संभावित है। दोस्तों याद रखिए WTO का नाम सुना होगा, विश्व व्यापार संगठन। और विश्व व्यापार संगठन जो कि यहां पर याद रखिए विश्व व्यापार संगठन ये वाला आपका लगाना है, विश्व व्यापार संगठन। यहां पर जो आपका हो जाएगा ये आंसर आपका बन जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर ठीक है ना, यहां पर जो आपका विश्व व्यापार संगठन है यहां पर याद रखिए आपको लगाना है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस दिन हुआ था। बताइएगा भारत में उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर देना है। आपकी निगाह बिल्कुल चील जैसी होनी चाहिए, आपकी निगाह चील जैसी होनी चाहिए। आपको ABCD पर फोकस नहीं करना है, आप पर फोकस करना है कि आंसर कौन हो रहा है, ठीक है ना। आपको सिर्फ फोकस करना है कि आंसर कहां जा रहा है, इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है भाई। चलिए यहां पर देखिए भारत में उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते हैं तो यह उद्घाटन जो उसका हुआ था 28 जनवरी को हुआ था। यहां पर जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 28 जनवरी 1995 इसका आंसर होगा। और अगर पूछे इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद में कौन है, तो आर्टिकल नंबर 124 में यहां पर की गई है, 124 में हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती है। राज्यपाल के द्वारा नहीं की जा सकती है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों 22 नंबर का और 22 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। याद रखिएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, क्या याद रखिएगा कि किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की सकती है, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं अर्थात जो आपके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या न्यायाधीश होते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों विधानसभा है और हमने आपको पढ़ा भी दिया है, ये चीजें हमने थ्योरी में भी आपको पढ़ाया है। दोस्तों याद रखिए हमारे हर एक मॉडल पेपर देखा करें, क्योंकि मॉडल पेपर के अंत में हम आपको काफी ऐसी चीजें बता देते हैं। दोस्तों याद रखिए विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए 500। कितने? 500, याद रखिएगा 500। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 देना है। दोस्तों 24 की अगर बात करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि आर्टिकल नंबर 40 में ये आपको मौजूद है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। चलिए बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है 25 नंबर में। तो दोस्तों देखिए अगर महाभियोग लगाना है तो भैया आपको 14 दिन पहले क्या करना चाहिए, महाभियोग लगाना जरूरी है, मतलब सूचना देना आवश्यक है। जब 14 दिन पहले सूचना दे देंगे, बाद में क्या होगा कि वो अपने पद से नहीं हटते हैं, तो 2/3 बहुमत लोकसभा और 2/3 बहुमत अगर राज्यसभा पारित कर देती है तो भैया फिर इनको अपने पद से हटना पड़ेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों बताइएगा कि अगर पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिला दिया जाए तो दोस्तों याद रखिए कौन सी गैस निकलती है। आप कहेंगे सर देखा जाए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, तो 26 को ऑप्शन लॉक करना है। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा Cl2, क्लोरीन जो आपकी होती है। यहाँ पर 26 नंबर जो आपका बनेगा, यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए Cl2 मतलब क्लोरीन गैस हो गया, और पानी के 2 आपके 1 हो गए, अर्थात Cl2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने के मुख्य कारण वसा और तेलों का है। मतलब ये कह सकते हैं जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें दुर्गंध आने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कारण होता है वसा और तेलों का क्या होता रहता है, याद रखिए वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता रहता है। यहां पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसी वजह से दुर्गंध आ जाता है, खट्टापन आ जाता है ना, तो इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आकार में सबसे बड़ी कोशिका जो आपकी है किसकी है। आकार में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो किसकी होती है। आप कहेंगे सबसे बड़ी जो कोशिका होती है ये होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। हमने बहुत बार आपको पढ़ाया भी है, शुतुरमुर्ग का अंडा यहाँ पर हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका पूछे, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की होती है, ये होती छोटी जो कि माइकोप्लाज्मा की होती है। और अगला आपसे दिया गया है सबसे लंबी कोशिका तंत्र मतलब बॉडी की, तो तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है राइबोसोम की खोज किसने की थी। राइबोसोम की जो खोज किया था वो किसने किया था, यहां पर आंसर लॉक करना है 20 यहां पर 9 का। चलिए राइबोसोम, दोस्तों राइबोसोम की जो खोज किया था ये जॉर्ज पैलेज ने किया था। यहां पर दोस्तों 29 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा, यहां पर दोस्तों जो आपका पेलेड है या इन्हें पैलेज के नाम से भी जानते हैं। वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो आपके अल्टमैन ने जो खोज किया था, ये अल्टमैन ने किया था माइट्रोकांडिया, किसकी, माइट्रोकांडिया हो जाएगा, ठीक है। और क्रोमोसोम की किया था आपके वाल्डेयर फ्लेमिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। चलिए बताना है कि रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा लोहा, क्या हो जाएगा, लोहे की आवश्यकता होती है। दोस्तों 30 का ऑप्शन जिसका आ रहा है यहाँ पर लोहा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और शरीर में देखा जाए लौह तत्व की कमी से क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिससे एनीमिया जैसी बीमारी पनपने। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है कि समुद्र का पर्यायवाची, यहां पर राइट क्या हो जाएगा, समुद्र पर्यायवाची। बहुत ही आईएमपी है, पॉपुलर है, बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है।
दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची अर्णव होता है। अर्णव, अर्णव कहां पर है? ये ऑप्शन देखिए सी आपका हो जाएगा, अर्णव हो जाएगा। यहां पर दोस्तों उदक जो होता है किसका होता है? जा होता है। और जलज जो होता है ये कमल का होता है, कमल का होता है। निर्मल जो वो स्वच्छ का होता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे तलवार की धार पर चलना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है कि तलवार की धार पर चलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो भैया आप देखते हैं कठिन कार्य को करना, नुकीला हो तो होगा नहीं, पराजित होना नहीं, ईर्षा नहीं होगा, तो ऑप्शन देखिए सबसे बेस्ट आपका कठिन कार्य करना, ये आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, है क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। देखो गलती है कि नहीं है? पहले से पता है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। दोस्तों ये गड़बड़ है, सही क्या होगा? सही होगा कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। और आपका आंसर देखिए बिल्कुल साफ नजर आ गया है, ए नंबर। हमने बताया है आपकी नजर बिल्कुल से कैसी होना चाहिए? बिल्कुल चील जैसी होनी चाहिए। चार ऑप्शन नहीं दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए सिर्फ आंसर। ऐसी तैयारी हो कि सिर्फ आपको आंसर दिखे, आपको और ऑप्शन नहीं दिखना चाहिए। जो आंसर सही है वही दिखना चाहिए। वो तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करेंगे। यहां पर दिया गया है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहा जाता है इंद्रजीत, है ना। यहां पर सी हो जाएगा इंद्रजीत, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ये पंक्ति जो आपकी है किसकी है? और भैया ये पंक्ति जो आपकी है वो है किसकी? 60 को ऑप्शन लॉक करना है। ये है दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि ये जो छायावादी कवि हैं, एक चैप्टर था पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी की, है ना। इसको ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? यहाँ पर 81 को ऑप्शन लॉक करना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर पंचायती राज 24 अप्रैल को मनाते हैं। हमारा आंसर पहला ही हो गया है, राइट। याद रखिएगा 24 अप्रैल जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जवाब सभी का बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2010 में इस दिवस की घोषणा की थी। कब? 2010 से इस दिवस की घोषणा हुई थी। अगर हम आपसे पूछे भैया कि 30 जनवरी को क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। वहीं पर दोस्तों 3 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो आप कहेंगे 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद की जयंती को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पर 82 नंबर में, तो भैया ये नदी है आपकी नील नदी। कौन है? नील नदी है, सबसे लंबी नदी है, 6650 किलोमीटर है। अमेजन नदी 6437 किलोमीटर है। डेन्यूब नदी 2850 है। और ब्रह्मपुत्र नदी आपकी है 2900 किलोमीटर है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन हो गया? बी नंबर आपका राइट हो गया है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? भैया देख सकते हैं कितना अच्छा लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा ए नंबर इसका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर। वीडियो को भैया लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं अपना अनुपात बिल्कुल बराबर करते हुए चलेंगे। जितने लोग आते हैं सभी लोग सपोर्ट करेंगे, और पहली बार जुड़ रहे हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। जितने भी लोग नए आते हैं जय हिंद लिखिएगा। स्वागत तो हम यहाँ पर सभी का करते हैं और डेली करते हैं, और दिन में कम से कम 10 बार करते हैं, चाहे हमारे नए स्टूडेंट हो चाहे हमारे पुराने स्टूडेंट हो। ठीक है, सबका स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि नोबेल पुरस्कार जो आपके हैं आपका ये नंबर 6 क्षेत्रों में होते हैं। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है संविधान की व्याख्या कौन करता है? बताइएगा कि संविधान की जो व्याख्या करता है इनमें से आपका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा कि अंतिम व्याख्याकर्ता होता है सर्वोच्च न्यायालय। याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय जो कि ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर न्यायपालिका इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्योंकि न्यायपालिका में कौन आएगा? न्यायपालिका में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय वही होगा। तो ऑप्शन आपका 84 का बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है,
कह रहा है दासबोध नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। दिया है दासबोध नामक ग्रंथ की जो रचना किया था वो किसने किया था 85 नंबर में। दोस्तों यहां पर ऑप्शन बनेगा, एक संत थे, मराठी संत रहे हैं रामदास। यहां पर दोस्तों ये मराठी संत रहे रामदास, इन्होंने किया था, है ना, 17वीं शताब्दी में किया था। और मराठी संत साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ भी आपका है दासबोध, जो आपका है ये मराठी संत साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। लाजवाब क्वेश्चन, बिल्कुल लल्लन टॉप वाला क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए। दक्षिण भारत की मैनचेस्टर की बात किया है तो भैया ये है आपका कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर है ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे उत्तर भारत का कौन सा है तो आप कहेंगे कानपुर है, उत्तर भारत का है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। ये जो कपड़े उद्योग के लिए जाने जाते हैं उनको मैनचेस्टर कहते हैं। ये मैनचेस्टर शब्द जो लिया गया है वो इंग्लैंड से लिया गया है, क्योंकि इंग्लैंड में एक जगह है मैनचेस्टर जो कि कपास और कपड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। लाजवाब क्वेश्चन, देखिए यहां पर आंसर क्या होगा दोस्तों, याद रखिए 1893 में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, है ना। और ये सम्मेलन कहां पर था, अमेरिका के शिकागो शहर में था। और इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और बहुत ही जय जयकार हुआ था, हिंदू भाषा में इन्होंने लेक्चर दिया था। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि माले किस देश की राजधानी है। माले किस देश की राजधानी है। अब आप कहेंगे माले तो आप कहेंगे मालदीव, तो मालदीव कहां पर है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अगर आपसे पूछे मोरक्को की राजधानी क्या है तो मोरक्को की राजधानी आपको हमने पढ़ाया है रबात, क्या है, रबात हो जाएगा, मोरक्को की राजधानी रबात हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे मॉरिशस की राजधानी क्या है तो मॉरिशस की राजधानी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अधिकतम से अधिकतम विश्व हिंदी सम्मेलन अधिकतम से अधिकतम मॉरिशस में हुए हैं। तो मॉरिशस में पोर्ट लुइस, कहां पर है, पोर्ट लुइस दोस्तों, ये आपको राजधानी जरूर याद रखना है क्योंकि ये आपके आईएमपी है। और जहां से आपका संपर्क ज्यादा होता है वही ज्यादा आपका पड़ोसी होते हैं। किसी घर में चोरी हो जाएगा तो कहेगा वही आता था, वही चोरी किया होगा। उसी प्रकार से अपने देश के जो आपके संबंध होते हैं, किसी दूसरे देश के साथ अच्छे संबंध होते हैं तो राजधानियां उन्हीं से ज्यादा पूछी जाती हैं दोस्तों। यहां पर केन्या की राजधानी आप लोग जानते हैं नैरोबी, क्या है, नैरोबी आपका हो जाएगा नैरोबी। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क का मुख्यालय कहां पर है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क का मुख्यालय दोस्तों ये कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये भी क्या है, स्वतंत्र थिंक टैंक है ना, स्वतंत्र थिंक टैंक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हरियाणा से संबंधित लोक नृत्य नहीं है। हरियाणा से संबंधित लोक नृत्य नहीं है दोस्तों। यहां पर दिया है तेरताली, खोरिया, धमाल और झूमर। दोस्तों यहां पर घूमर नहीं दिया है, जो आप लोग घूमर लगा दो, ये झूमर है और झूमर आपके हरियाणा का है दोस्तों। याद रखिए 90 का जो ऑप्शन है यहां पर ये हो जाएगा आपका तेरताली। ये दोस्तों जो तेरताली है, ये तेरताली कहां का है, ये राजस्थान का है दोस्तों, याद रखिएगा। धमाल, खेरिया और झूमर आपके कहां के हैं, हरियाणा के हैं। यहां पर अगला, यहां पर क्या करना है कि जैसे कि डेली क्लास में हमने बताया है कुछ ना कुछ सीखने का आपको जरूर मिलेगा, तो ध्यान मुद्रा में आपको सुनना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डेली आपको मिलेंगे और डेली आपको बेहतर रिवीजन आपका होगा। यहां पर देखो दिया गया है ग्रेमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप कहेंगे सर ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत क्षेत्र में, है ना, ये संगीत का नोबेल कहते हैं। याद रखिए ग्रेमी पुरस्कार को संगीत का नोबेल कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला रेमन मैग्सेस दोस्तों, रेमन मैग्सेस ये लोक सेवा नेतृत्व या पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। यहां पर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसे कहा जाता है। अगला है तानसेन पुरस्कार दोस्तों, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार ये दोस्तों मह बुकर पुरस्कार या नॉवेल के लेखक आपका है। यहां पर आपका अगला है बॉबिल पुरस्कार, एक कृषि से है। कलिंग पुरस्कार जो ज्यादा पूछे जाते हैं उन पर फोकस ज्यादा करेंगे। यहां पर देखिए दिया गया है कलिंग पुरस्कार, और कलिंग पुरस्कार दिया जाता है आपके विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या, धन्वंतरी पुरस्कार ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला दिया गया भटनागर पुरस्कार, ये विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। शौर्य चक्र आपका होता है सेना में दिया जाता है। अशोक चक्र दोस्तों देखो, अशोक चक्र जो होता है, अशोक चक्र ये मिलता है नागरिक को, किसी भी नागरिक को पुलिस और रक्षा के लिए होता है। परमवीर चक्र होता है सेना में आपको दिया जाता है। व्यास सम्मान आपका साहित्य के लिए आपका दिया जाता है, ठीक है। और भारत रत्न जो दिया जाता है वो जानते हैं कि कला और विज्ञान आदि के क्षेत्र में दिया जाता है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में, साहित्य अकादमी साहित्य में है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है R.D. बिड़ला अवार्ड, क्या है R.D. बिड़ला अवार्ड आपका मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार ये आपके खिलाड़ी को दिया जाता है, अर्थात खेल में जो खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार जो आपका दिया गया है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है कोच को दिया जाता है, जो आपका कोच होता है। यहाँ पर अगला दिया गया है एकलव्य पुरस्कार। तो दोस्तों एकलव्य पुरस्कार भी आपके खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फिल्म को दिया जाता है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक अभी आपका सॉन्ग इंडिया का एक सॉन्ग आया था जिसको ऑस्कर पुरस्कार से नामित किया गया है, उस सॉन्ग का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कौन सा गाना है जिसको इस बार को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों वो आपका RRR का है ना। RRR का कौन सा है, नाटू नाटू है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थात ये फिल्म पुरस्कार है। यहाँ पर नंदी पुरस्कार ये फिल्म पुरस्कार आपका है। पद्म विभूषण ये सामाजिक गतिविधियों में योगदान देने के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण पुरस्कार ये सामाजिक गतिविधियों में, पद्मश्री भी आपकी सामाजिक गतिविधियों में दिया जाता है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर पुलित्जर पुरस्कार है। दोस्तों ये पुलित्जर पुरस्कार एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है। तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है। यहाँ पर सरस्वती सम्मान साहित्य में होता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड आपकी फिल्म के क्षेत्र में। यहाँ पर गोल्डन लायन है ना, ये भी फिल्म में है, और यहाँ पर पाम भी क्या है, फिल्म में ही आपका दिया जाता है। अब यहाँ पर नोबेल पुरस्कार तो आप लोग जानते हैं 6 क्षेत्रों में मिलते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार ये शांति और मानवता के पुरस्कार का है। महात्मा गांधी ये शांति मानवता के लिए पुरस्कार आपका होता है। तो पुरस्कार से जो भी क्वेश्चन, क्योंकि आपके सिलेबस में है, हम आपको वही चीज पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्व के कुछ प्रमुख आपके धरोहर हैं जिनको से यहाँ पर कहा जाता है कि कौन सा स्थल कहाँ पर आपका है। डायरेक्ट आपसे पूछेगा और डायरेक्ट पूछेगा कि ताजमहल जो है ये कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ताजमहल जो आपके है कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि इसका जो क्या हुआ था, ये धरोहर में शामिल हुआ, कब शामिल हुआ था, तो आपके 1983 में शामिल हुआ था ताजमहल, जो आपके आगरा में है। आगरा का किला आपके कहां पर है, तो आपके यहां पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी पड़ेगा। यहां पर एलोरा की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र में है, कहां पर है, महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं कहां पर है, तो आपके महाराष्ट्र में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है, आपके उड़ीसा में है। महाबलीपुरम में स्मारकों का मंदिर कहां पर है, आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। यहां पर देखिए अगला पॉइंट दिया गया है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में। कहां पर है, राजस्थान में है। यहां पर देखिए मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो आपके असम में है। कहां पर है, असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, आपके असम में है, जो कि एक सींग के गहने के लिए आपका जाना जाता है। खजुराहो समूह के स्मारक, तो दोस्तों यहां पर देखो दिया गया है खजुराहो समूह के स्मारक ये कहां पर है, आपके मध्य प्रदेश में आपका है। गोवा के चर्च एवं कावेंट ये गोवा में ही पड़ता है। हम्पी के स्मारक ये कहां पर है, तो आपसे पूछेगा हम्पी के अवशेष कहां मिलते हैं, तो आपके कर्नाटक में है। यहाँ पर फतेहपुर सीकरी आपके याद रखिए उत्तर प्रदेश में, आपका फतेहपुर सीकरी आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो दोस्तों ये बताइएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। एलिफेंटा की गुफाएं अभी आपने पढ़ा था, देखो हमने बताया जो भी हम पढ़ाएंगे वो एग्जाम से ही रिलेटेड पढ़ाएंगे, इधर उधर से नहीं पढ़ाएंगे। जो आपको पढ़ना है डेली हम रिवीजन कराते रहेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग क्लास से भाग भी जाओगे, लेकिन हम क्लास जरूर देंगे, क्योंकि हमको देना है रिजल्ट। क्योंकि रिजल्ट जब देते हैं तभी आप लोग जुड़ते हैं, और हर साल जुड़ते हैं, हर साल प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए हम बार बार इन चीजों को रिवीजन कराते रहते हैं हर क्लास में। वैसे सिलेबस इतना नहीं है, लेकिन जब बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार पढ़ाएंगे, तो आपको कैसे नहीं रटेगा, जरूर रटेगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको अच्छे नंबर आए। यहाँ पर देखो दिया गया एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। अगला देखो दिया गया है, क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया है महान चोल मंदिर, तो दोस्तों महान चोल मंदिर कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में है। यहाँ पर देखो नंदा देवी और फूलों की घाटी, ये दोस्तों कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में है। याद रखिए नंदा देवी फूलों की घाटी ये कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में है। सांची के बौद्ध स्मारक ये कहाँ पर है, तो आपके मध्य प्रदेश में है। कुतुब मीनार और इसके स्मारक कहाँ है, कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा, ये आपका मॉडल पेपर मिलेगा, बार बार मिलेगा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो याद रखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में है। याद रखिए दिल्ली में। आगे बढ़िए, अगला दिया गया है भारत की पर्वतीय रेल, जो दार्जिलिंग रेलवे कहते हैं, नीलगिरी, कालका, शिमला रेलवे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दार्जिलिंग क्या है, पश्चिम बंगाल में है। नीलगिरी कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में है। और दोस्तों यहाँ पर कालका शिमला कहाँ पर है, तो आपकी हिमाचल प्रदेश में है।
लाल किला कहाँ पर है? आपके नई दिल्ली में है। महाबोधि मंदिर जो कि आपका बोध गया में, ये कहाँ पर आपके है? बिहार में है। भीमबेटका से दोस्तों बहुत अवशेष पाए गए हैं, भीमबेटका से काफी अवशेष पाए गए हैं। भीमबेटका का संबंध कहां से है? तो आपके मध्य प्रदेश से है। कहां से है? मध्य प्रदेश से है। और अगला देखो दिया गया है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, पूर्व में दोस्तों इसे विक्टोरिया टर्मिनल भी कहते थे, और ये कहां पर आपके महाराष्ट्र में हो जाएगा, मुंबई। अगला आपसे दिया गया जंतर मंतर। दोस्तों जंतर मंतर सवाई राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था, ये जयपुर में है। और जयपुर कहां है? राजस्थान में है। राजस्थान के पर्वतीय किले की बात करते हैं तो राजस्थान में होंगे। यहाँ पर चित्तौड़ का किला, दोस्तों आपका चित्तौड़ का किला कहाँ पर है? आपके राजस्थान में है। अगला दिया है आमेर का किला, तो आमेर का किला राजस्थान में, जयपुर में। कुंभलगढ़ ये भी राजस्थान में। जैसलमेर किला राजस्थान में। रणथंभौर किला ये आपके राजस्थान में, सवाई माधोपुर में आपके हैं। क्लियर हुआ? अब आते हैं तो 4-5 पॉइंट और बचे हैं। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण ये पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। रानी की वाव ये आपका पाटन में है, अर्थात गुजरात में है। रानी की वाव कहां पर है? आपके पाटन जो कि आपके गुजरात में है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला दिया है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो दिया है ये आपके सिक्किम में है। नालंदा महाविहार जो आपका है ये बिहार में है। ठीक है ना। यहाँ पर ऐतिहासिक शहर दोस्तों, ऐतिहासिक शहर दोस्तों अगर पूछे ऐतिहासिक शहर तो ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद गुजरात में हो जाएगा। मुंबई की विक्टोरिया, गुर्थ और आर्ट डेको ये आपके मुंबई में है। जयपुर शहर कहां पर है? राजस्थान में है। और अगला दिया है रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर, क्या? रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर ये आपके तेलंगाना में है। और धौलावीरा कहां पर है? तो आपके गुजरात में। अब यहां पर लास्ट में एक पॉइंट आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कि जो आपके विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे भारत में, वो आपके कौन शामिल किएंगे अभी हाल ही में? तो 2021 में रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर इसको शामिल किया गया। इसके बाद 2021 में ही गुजरात का धौलावीरा शामिल किया गया था। अब यहाँ पर देखा जाए बिल्कुल लेटेस्ट है वो आपका 2023 में जो शांति निकेतन है जो कि आपका यहाँ पर ये शामिल किया गया। इसके बाद होयसल मंदिर जो कि 42वें नंबर में, और इसके बाद यहाँ पर आपका जो 43वें नंबर का है 2024 के असम का जो मोइदम है इसको शामिल किया गया। तो ये लास्ट के 3-4 जो आपका इनको क्रम से आपको पढ़ लेना है। बाकी यहाँ पर आप डेली जुड़े रहिए, डेली तैयारी करते रहिए, आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट के साथ सब कुछ आपको मिलते रहता है। ठीक है, और आज हमारी अगली क्लास नहीं होगी, लाइट नहीं आ रही, इस वजह से आपकी एक ही क्लास हमने लिया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं सभी को अगली क्लास में। ठीक है, लेकिन वो मिलेंगे शाम को 6 बजे। लाइट आती है तो लाइव क्लास होगी, नहीं फिर रिकॉर्डेड क्लास ही आपको दी जाएगी। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्ते।